रिबर्थ इन नॉवल फॉर रिवेंज। एपिसोड 7। धीरे से कहती है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा ना कि उस दूध में जहर भाभी ने मिलाया था। वह दूध आप मेरे पास लेकर आई थी, बल्कि घर में सब लोग जानते हैं कि मुझे दूध पसंद नहीं है और भाभी तो कभी मुझे दूध नहीं देती क्योंकि वह जानती है कि मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर भाभी आपको दूध कैसे दे सकती है मुझे देने के लिए? जैसे ही बुआ दादी सनम की बात सुनती है, उन्हें अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने वह जहर दूध में क्यों मिलाया। वह कैसे भूल गई थी कि सनम को दूध से एलर्जी है? अगर ऐसी बात थी तो सनम ने वह दूध पिया ही क्यों? यही सब बातें सबके दिमाग में चल रही थी और सबसे ज्यादा यह बातें अभिमन्यु के मन में चल रही थी। लेकिन वह इतना समझ चुका था कि सनम ने वह दूध जानबूझकर किया था, क्योंकि वह जानती थी उसमें जरूर कुछ होगा। समीर सनम के सर पर हाथ फेर कर कहता है, बेटा जब आपको पता था आपको दूध से एलर्जी है तो फिर आपने वह दूध पिया ही क्यों? आप बुआ दादी को मना भी तो कर सकती थी ना। सनम समीर की तरफ देखकर कहती है, बुआ दादी ने मुझे फोर्स किया था भाई, वह जबरदस्ती मुझे दूध पिला कर गई थी और आप जानते हैं मैं तो दूध देखती भी नहीं, पीना तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने मुझे जबरदस्ती खिलाया था और आप जाकर मुझे समझ आया कि उन्होंने वह दूध मुझे इतनी जबरदस्ती फोर्स करके क्यों पिलाया। शायद उन्होंने उसमें जहर मिलाया था। बुआ दादी जैसे ही सनम की बात सुनती है, गुस्से से सनम की तरफ देखकर कहती है, लड़की हम तुमसे प्यार करते हैं इसका यह मतलब नहीं है तो हम पर झूठा इल्जाम लगाओगी। और ये परिवार जो आज तुम्हारे पास साथ खड़ा है ना, थोड़े टाइम पहले ही परिवार तुम्हारे खिलाफ था, नफरत करता था तुमसे। उसे वक्त सिर्फ हम थे, जैसे तुम्हारी परवाह थी वह हम थे जो तुम्हारी देखभाल करते थे, और आज तुम हमें ही गलत बोल रही हो। बड़ी ये एहसान फरामोश हो तुम तो। सनम हुआ दादी की तरफ देखकर अपने आंखों में आंसू लाकर कहती है, आप उसे वक्त मेरा ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि हर वक्त मुझे गलत काम करने के लिए बोलती थी। हमेशा आप मुझसे बोलती थी कि मेरे तीनों भाई मुझसे नफरत करते हैं, वह सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वह मुझे इसलिए अपने आप से दूर रखते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना पड़े। यही सब बातें तो आप मुझे सिखाती थी। मैं तो 10 साल की बच्ची थी, मुझे क्या पता कि प्रॉपर्टी हिस्सा नफरत क्या होती है। वह सब आपने मेरे दिमाग में डाला था, इसलिए मैं अपने ही परिवार से नफरत करने लगी थी। क्या मिला था आपको बुआ दादी यह सब कुछ करके? जैसे ही पूरा मल्होत्रा परिवार और साथ ही राजावत परिवार सनम की बात सुनते हैं तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बुजुर्ग औरत ऐसा भी काम कर सकती है। दादाजी गुस्से में बुआ दादी की तरफ देखकर बोलते हैं, माँ ये गुड़िया क्या कह रही है, क्या ये सच है? बुआ दादी हड़बड़ा जाती है और कहती है, ये लड़की झूठ बोल रही है, पहले भी यह झूठ बोला करती थी, हर वक्त आप लोगों के नीचे दिखाई करती थी, आप लोगों से नफरत करती थी। आज अगर यह ऐसा करेगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बुआ दादी की बात सुनकर एक पल को सब लोग सनम की तरफ देखने लगे थे। तभी सबके कानों में चारों भाइयों की आवाज आती है, किसी को भरोसा हो ना हो लेकिन हमें हमारी बहन पर पूरा भरोसा है, वह कभी झूठ नहीं बोलती हो, नाराज होगी, गुस्सा करेगी, तोड़फोड़ करेगी, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलते। जैसे ही सनम को अपने भाइयों की आवाज सुनाई देती है, उसकी आंखों में नमी उतर आती है। वही समीर, अर्जुन, अक्षय, कार्तिक चारों ही उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरने लगते हैं। सनम उठकर समीर के पेट में अपना चेहरा छुपा लेती है और कहती है, भाई जब मेरा परिवार मुझ पर भरोसा नहीं करता, मुझे उस परिवार में जाना भी नहीं है। अगर दादाजी, दादी माँ, पापा, चाचू, माँ, चाची सब लोगों को लगता है ना कि मैं गलत हूँ और मैं बुआ दादी पर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ तो ठीक है, आज के बाद मैं मल्होत्रा मेंशन बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जैसे ही मल्होत्रा परिवार को सनम की बात सुनाई देती है, सब लोग हैरानी से सनम की तरफ देखने लगते हैं। तभी हर्षवर्धन जी सनम की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा हमने तुम पर शक नहीं किया, बस हम सोच रहे थे कि हुआ जाती यह सब क्यों कर सकती है और उसमें उनका फायदा क्या है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी गुड़िया कभी झूठ नहीं बोलती। समीर बुआ दादी की तरफ देखकर कहता है, बुआ दादी मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार में और मतभेद हूँ, ये हमारी गुड़िया को किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, क्या आप अपने घर वापस चली जाए? हम मानते हैं वह घर आपका भी है, आपके भाई भाभी का घर है, लेकिन मेरी गुड़िया के साथ आज जो हुआ उसके बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। आज के बाद उसके खाने पीने का हर चीज का ख्याल मैं खुद रखूंगा और हाँ प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिए और आप अपने घर चली जाए। समीर की बात सुनकर बुआ दादी गुस्से में बौखला जाती है और दादाजी की तरफ देखकर कहती है, वह भाई साहब वह आपके घर में तो हमें इतनी अच्छी इज्जत मिल रही है, हम अपने भाई के घर आए थे और यहाँ आकर यह सब लोग हमें बेशक कर रहे हैं और आप चुपचाप खड़े सुन रहे हो। आपको तो अपनी बहन के लिए बोलना चाहिए था, आप बोल सकते थे ना कि हम ऐसी हरकत नहीं कर सकते, हम सनम को जहर कैसे दे सकते हैं और किसने देखा हमें दूध में जहर मिलते हुए? भाई साहब आज हमें इतना तो पता चल गया कि आपकी और आपके परिवार की नज़रों में हमारी कोई इज्जत नहीं है। आप एक लड़की के कहने पर हम पर शक कर सकते हैं, वह लड़की तो फिर भी अभी 23-24 साल की है और हम तो 75 साल से ऊपर के हो गए हैं। हम इस उम्र में झूठ बोलेंगे, इस उम्र में इतना गलत काम करेंगे? आपने सोच भी कैसे लिया? जैसे इन लड़कों को अपनी बहन पर भरोसा है, वैसे ही आपको भी तो अपनी बहन पर भरोसा करना चाहिए था नाल।
दादाजी आप हंस चुके थे। एक तरफ उनकी बहन थी और एक तरफ उनकी जान से प्यारी पोती, और वह जानते थे कि उनकी गुड़िया कभी झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब उनकी बहन झूठ बोल रही थी और दादाजी यह भी जानते थे कि कहीं ना कहीं बुआ दादी मल्होत्रा परिवार से नफरत करती थी। इसकी भी अपनी एक वजह थी, लेकिन वह वजह थी वह आगे पता चलेगी। दादाजी बिना किसी भाव के माला जी की तरफ देखकर कहते हैं, माला समीर सही कह रहा है, अब आपको अपने घर चले जाना चाहिए। घर में मेहमान एक दो दिन के लिए ही अच्छे लगते हैं और आपने तो आते ही हमारी गुड़िया को अस्पताल पहुंचा दिया, तो आइंदा से आप हमारे घर नहीं आए तो बेहतर होगा। बुआ दादी को अपने दिल में बहुत दुख होता है, लेकिन वह अपनी नफरत में इतनी अंधी थी कि उन्हें अपने भाई की नफरत दिखाई ही नहीं दे रही थी, या देखकर भी वह अनदेखा करना चाहती थी, क्योंकि हकीकत बहुत अच्छे से जानते थे। शायद और भी ऐसी कोई वजह थी जिसके बारे में कोई और नहीं, लेकिन दादाजी तो जरूर जानते थे, वरना वह अपनी बहन को इस तरह अपने घर से चले जाने के लिए नहीं बोलते। और एक बार भी उन्होंने बुआ दादी पर भरोसा नहीं किया था। गुस्से में जैसे ही उसे कमरे से बाहर जाने वाली होती है, तभी उनके कान में सनम की आवाज पड़ती है, बुआ दादी वह माँ का हार हमें दे दीजिए जो पिछली बार आप हमसे लेकर गई थी, यह कहकर कि आपको शादी में वह हार पहनना है और आपने आज तक उसे हमें वापस नहीं दिया। वह हमारे खानदान का पुश्तैनी हार है और अब उसे पर आपका या माँ का किसी का हक नहीं, बल्कि खानदान की बहू का हक है। जैसे ही सनम की बात सबके कानों में पड़ती है, सब हैरान रह जाते हैं कि हम उनका पुश्तैनी हार हुआ दादी के पास कैसे पहुंचा। सनम की बात सुनकर बुआ दादी एकदम हड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सनम उनकी सारी बातें सबके सामने खोल कर रखने लगी है। इसीलिए वह गुस्से में सनम की तरफ देखकर कहते हैं, हमारे पास कोई नेकलेस नहीं है और नहीं हमने कोई लिया। सनम रहती है, अब झूठ क्यों बोल रही हो बुआ दादी, आप ही नहीं तो वह माँ के कबाड़ से निकला था, और जब हमने आपको देख लिया था तो आपने हमसे बोला कि आपको नेकलेस थोड़े वक्त के लिए ले रही है क्योंकि आपके परिवार में शादी है और आप वहाँ पहनना चाहती हैं, और फिर हम उसे बारे में भूल गए, लेकिन हमें कल ही याद आया। दादी माँ गुस्से से बुआ दादी की तरफ देखकर कहती है, हम आपको कभी पसंद नहीं करते थे माला, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। हमारी बहू के कमरे से आप हमारा पुश्तैनी नेकलेस लेकर चली गई और हमें पता ही नहीं, और जब हमारी मासूम से सनम ने देख लिया तो आपने उसे झूठ बोल दिया। आपके परिवार में ऐसी कौन सी शादी थी, और हमने आपकी शादी इतने बड़े खानदान में की थी, तो आपको दूसरों की चीज़ लेने का कैसे मन हो गया? आपको शर्म नहीं है? एक बार आप हमें बात कर भी ले सकती थी, लेकिन वह हार हमारे घर की बहू का है, इसीलिए चुपचाप बोलने के लिए समय वापस कर दीजिए, वरना हम अपनी पढ़ाई तो आपका मल्होत्रा परिवार में आना जाना बंद करवा देंगे। इन सब से विपरीत तारा महिमा और अक्षरा की तरफ देखकर कहती है, यार यह बुआ दादी मुझे पहले वैम्प लगी थी, लेकिन अब लगता है ये कर भी है। मतलब प्यार, हम अपने घर में ही अपना सामान रख नहीं सकते क्योंकि इन जैसे लोग पता नहीं कब उठाकर ले जाएं। तारा ने यह बात बहुत धीरे से कही थी, लेकिन फिर भी उसकी बात सबके कानों में गई, और खासकर सनम के चेहरे पर तो एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह जानती थी उसकी तारा भाभी दूसरों को रोस्ट करने में नंबर 1 है। अक्षय तारा की तरफ आंखें दिखाता है तो तारा चुप हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि घर पर जाकर उसकी क्लास लगने वाली थी इतने लोगों के सामने ऐसी बात बोलने के लिए, लेकिन वह फिर भी चुप रहती है। वही सनम अपना मासूम चेहरा बनाकर दादाजी की तरफ देखकर कहती है, दादाजी यही नहीं और भी बहुत कुछ है। आपको पता है एक बार आपके कबाड़ से 1 करोड़ रुपए चोरी हो गए थे, तो वह एक जाम हुआ दादी ने घर के पुराने सर्वेंट राजू पर लगा दिया था। वह पैसे भी बुआ दादी ने ही चुराए थे, मैंने खुद देखा था, और आपको यकीन नहीं होता ना तो मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। और ऐसी बहुत सी चीज़ जब हमारे घर में हुई थी उन सब का वीडियो है मेरे पास। जैसे ही बुआ दादी यह सुनती है उनके पैरों तले तो जमीनी निकल जाती है। अब तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ आए ही क्यों ना, वह यहाँ आए और ना ही उनकी सच्चाई मल्होत्रा परिवार के सामने आती है। बुआ दादी गुस्से और नफरत से सनम को देखकर कहती है, तो जैसी लड़की किसी का घर नहीं बस सकती सनम, अरे मैंने तुझे इतना लाड प्यार से पल तेरी इतनी अच्छी परवरिश करी, फिर आज वक्त आने पर तू मुझे ही सबके सामने चोर साबित कर रही है। देख लेना जब तू किसी और के घर में जाएगी ना, तब तुझे कभी उनका प्यार और सम्मान नहीं मिलेगा। तभी उन सबके कानों में एक खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी से इस तरह बात करने की? क्योंकि अभिमन्यु राजावत कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई उसकी इज्जत पर उंगली उठाने यह उसे बर्दाश्त नहीं। और आप अपने कामों का दोष सनम के सर पर क्यों डालना चाहती हैं? आपने जो किया वह तो बच्ची थी, उसने वह सब रिकॉर्ड किया, उसे वक्त उसे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज जब उसे समझ आई तो उसने सबको बता दिया। आपने उसे जहर देने की कोशिश की, उसे जान से मार देने की कोशिश की, और फिर भी वह आपकी सच्चाई किसी के सामने न ले। इतना संत महात्मा कोई नहीं होता इस दुनिया में। बुआ दादी जैसे ही अपने सामने खड़े उसे आदमी को देखते हैं, उनके तो पूरा शरीर कहाँ पर लगता है, क्योंकि अभिमन्यु राजावत की क्रूरता के बारे में सब जानते थे, और अब बुआ दादी समझ चुकी थी कि वह फंस चुकी है पूरी तरीके
से वह दादी अपना आखिरी दाव अभिमन्यु के सामने चलते हुए कहती है, तो मैं इस लड़की से शादी करना चाहते हूँ। ये लड़की पहले से ही किसी और लड़के के पीछे पागल थी, क्या पता उसे लड़की के साथ उसने क्या क्या किया होगा। कितनी ही रहती है उसके घर जाती थी तो वह इतना शरीफ तो था नहीं जैसे उसने छोड़ दिया हो। पता नहीं कितने लोगों के बिस्तरों पर गई होगी। तभी उसे कमरे में एक जोरदार तड़ाक की आवाज पहुंचती है। सब लोग अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं क्योंकि यह थप्पड़ दादाजी ने मारा था बुआ दादी को। दादाजी बुआ दादी की तरफ उंगली पॉइंट करके कहते हैं, आज तक तुम्हारी हर बदतमीजी को हमने बर्दाश्त किया। तुमने शायद नाजायज हर एक चीज़ करी, हमने माफ़ किया, लेकिन आज तो हमारी गुड़िया पर उंगली उठाकर बहुत गलत किया। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन कोई हमारी गुड़िया को उल्टा सीधा बोले हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही बुआ दादी की बात सुनकर सनम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और वह कब बेहोश हो गई उसे पता ही नहीं चला था। तभी तारा की नज़र सनम पर जाती है और तारा चिल्लाकर रहती है, अक्षय देखा सनम को क्या हुआ। जैसे ही सबके कानों में तारा की आवाज़ आती है सब हैरानी से बैग की तरफ देखते हैं जहाँ तारा बेहोश लेटी हुई थी और मॉनिटर पर बीप बीप की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन जल्दी से भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर सबको कमरे से बाहर कर देते हैं और सनम का फिर से चेकअप करने लगते हैं। डॉक्टर सनम का पूरा चेकअप करने के बाद बाहर आकर मल्होत्रा परिवार से कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनने के बाद सबकी हालत खराब हो जाती है। वहीं दादाजी का गुस्सा हुआ दादी पर पड़ जाता है और अभिमन्यु तो अपनी जानलेवा नज़रों से हुआ दादी को देख रहा था। शायद बुआ दादी का वक्त इस दुनिया में पूरा हो चुका था। ये बात किसी को समझ आए ना आए लेकिन राघव को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी और राजावत परिवार तो इस वक्त वहां से चला गया था जब सनम ने चोरी की बात मल्होत्रा परिवार के सामने रखी थी। क्योंकि यह उनके पर्सनल मैटर था इसीलिए इस वक्त वहाँ राजावत परिवार का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था सिवाय अभिमन्यु को छोड़कर। अर्जुन जल्दी से भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर सबको कमरे से बाहर कर देते हैं और सनम का फिर से चेकअप करने लगते हैं। डॉक्टर सनम का पूरा चेकअप करने के बाद बाहर आकर मल्होत्रा परिवार से कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनने के बाद सबकी हालत खराब हो जाती है। वहीं दादाजी का गुस्सा बुआ दादी पर फूट पड़ता है और अभिमन्यु तो अपनी जानलेवा नज़रों से बुआ दादी को देख रहा था। शायद बुआ दादी का वक्त इस दुनिया में पूरा हो चुका था। ये बात किसी को समझ आए ना आए लेकिन राघव को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी और राजावत परिवार तो इस वक्त वहां से चला गया था जब सनम ने चोरी की बात मल्होत्रा परिवार के सामने रखी थी। क्योंकि यह उनके पर्सनल मैटर था इसीलिए इस वक्त वहां राजावत परिवार का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था सिवाय अभिमन्यु को छोड़कर। अभिमन्यु अपनी खतरनाक नज़रों से बुआ दादी को देख रहा था और राघव ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अब बुआ दादी और उनके परिवार का पूरा वक्त शुरू हो चुका था। सभी राघव को अपने फ़ोन में मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है। जैसे ही राघव मैसेज चेक करता है वह समझ जाता है क्या बुआ दादी का खेल खत्म हो चुका है। जैसे ही दादाजी बुआ दादी को एक थप्पड़ मारते हैं वैसे ही बुआ दादी नफरत और गुस्से की भावना से दादाजी की तरफ देखकर कहती है, हाँ किया मैंने ये सब कुछ, मैंने की करने की कोशिश, सनम को मारने की कोशिश, क्योंकि मैं सनम को मारकर उसमें महिमा और बाकी सबको फंसाना चाहती थी कि यह सब लड़कियां यहाँ से चली जाए और फिर मैं अपनी पसंद की लड़कियों से इन तीनों भाइयों की शादी कर इस पूरी मल्होत्रा कॉरपोरेशन पर अपना अधिकार जमा सकूं। नफरत करती हूँ मैं आपसे और आपके परिवार से। पूरा मल्होत्रा परिवार अपनी हैरानी भरी नज़रों से बुआ दादी को देख रहा था। वह भलाई बुआ दादी को पसंद नहीं करते थे लेकिन उन्होंने हमेशा उन्हें दादाजी और दादी माँ के बराबरी इज्जत दी थी क्योंकि वह दादाजी की सगी बहन थी। लेकिन आज बुआ दादी का रूप देखकर सब लोगों को एक गहरा सदमा लगा था और एक नया सबक सिखाने को मिला था। अचानक से पूरे अस्पताल में फायर अलार्म की आवाज़ आने लगती है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और वहां से सीधे सनम के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं सनम इस वक्त बेहोश थी या बेहोश होने का नाटक कर रही थी, कुछ पता नहीं था। तभी अर्जुन जल्दी से सनम को अपनी बाहों में उठा हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है और उसके पीछे पूरा मल्होत्रा परिवार। लेकिन इस सब बीच में किसी ने ये नोटिस नहीं किया था कि बुआ दादी वहाँ से गायब हो चुकी थी या उन्हें वहाँ से गायब कर दिया गया था। शायद बुआ दादी का वक्त इस दुनिया में खत्म हो चुका था। तारा, महिमा और अक्षरा एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आया था कि बुआ दादी की नफरत इतनी गहरी कैसे हो सकती है कि वह एक लड़की को मारने की कोशिश कर सकती है, 10 साल की लड़की के मन में अपने परिवार के खिलाफ जहर भर सकती है। वहीं अब जाकर महिमा को सनम के व्यवहार के पीछे का असली कारण समझ आया था। अर्जुन, अक्षय और समीर तीनों ही अब जाकर अपनी बहन के दिल के दर्द को समझ पाए थे कि मासूम लड़की के दिल में तो कोई और ही नफरत का बीज हो रहा था। लेकिन आज अच्छा हुआ जो सच्चाई सबके सामने आ गई, वरना एक बार फिर वह
अपनी बहन को खो देते, यही सब बातें तीनों के मन में चल रही थी और थोड़ी ही देर में वह लोग मल्होत्रा मेंशन पहुंच चुके थे। समीर सनम को अपनी बाहों में लेकर उसके कमरे में चला जाता है। अक्षय समीर और अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, भाई वह दादी कहाँ चली गई? अस्पताल में तो नहीं थी? अब जाकर सबका ध्यान इस बात पर जाता है और सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और अपना सारल में दिला देते हैं। कोई समझ हो ना समझा हो, लेकिन समीर, अर्जुन और अक्षय समझ चुके थे कि बुआ दादी के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं अभिमन्यु का हाथ था। बाकी के तीनों एक दूसरे को देखकर अपनी पलकें झटका स्टडी रूम में आने का इशारा करते हैं। वही समीर महिमा की तरफ देखकर कहता है, तुम जाकर आराम करो और सबके लिए हल्का फुल्का खाना बना दो। तीनों लोग किचन में जाकर काम करने लगती है। कभी तीनों भाई स्टडी रूम में बैठे हुए थे। समीर विंडो से बाहर देखते हुए कहता है, बचपन से लेकर आज तक बुआ दादी सनम को हमारे खिलाफ हथियार बना रही थी। इसका मतलब वह हमारे परिवार से बहुत नफरत करती है और उसे नफरत की वजह क्या है हमें ये जानना होगा, और वह वजह हमें सिर्फ दादाजी और दादी माँ ही बता सकते हैं। वह तीनों थोड़ी देर एक दूसरे से और बातें करते हैं और उसके बाद दादाजी के कमरे की तरफ चले जाते हैं। वहीं अस्पताल में सबके जाने के बाद अभिमन्यु एक खाली कमरे में जाता है जहां पर बुआ दादी को बांधकर बिठाया गया था। बुआ दादी अपने सामने अभिमन्यु को देखकर डर जाती है, लेकिन वह अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देती। यही तो उनकी खासियत थी कि वह अपने दिल की नफरत को कभी अपने चेहरे पर शो नहीं करती थी। अभिमन्यु बुआ दादी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, आज तक आपने मल्होत्रा फैमिली के साथ जो कोई भी खेल मुझे उस मतलब नहीं था, लेकिन आपको इस खेल में मेरी जान को मोहरा नहीं बनना चाहिए था और सबसे मेन बात, आपको उसे जहर नहीं देना चाहिए था। अब आप देखो मैं आपको कैसे पल पल तड़पा कर मारता हूँ। अभिमन्यु अपने पीछे खड़े राघव की तरफ इशारा करता है और अस्पताल से बाहर चला जाता है। राघव भी अपने बॉडीगार्ड की मदद से बुआ दादी को अस्पताल से गायब कर देता है और किसी को पता ही नहीं चलता। भाई अभिमन्यु अपनी गाड़ी से लेकर खड़ा था, उसकी आंखों के सामने बार बार सनम का नीला शरीर आ रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि दर्द सनम को हुआ था तो उसे क्यों महसूस हुआ, जहर सनम के शरीर में था तो उसका शरीर नीला क्यों पड़ा, जब सनम की जान खतरे में थी तो उसकी सांस क्यों रुकने लगी। यही सब बातें अभिमन्यु के दिमाग में चल रही थी, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। लेकिन इससे पहले उसकी अपनी जान के पास जाना जरूरी था, इसलिए वह वहां से सीधा मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल जाता है। राजावत मेंशन में सब लोग हाल में बैठे हुए थे और बुआ दादी के बारे में बात कर रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक बुजुर्ग औरत अपने दिल में इतनी नफरत पालकर बैठी थी, लेकिन सबको यकीन करना पड़ रहा था क्योंकि सब कुछ वह अपनी आंखों से देखकर आए थे। तभी वैष्णवी जी सब की तरफ देखकर कहती है, आप लोगों ने पता किया कि अभिमन्यु जिस लड़की को पसंद करता था वह लड़की कौन है? क्योंकि मैं अब जल्द से जल्द अभिमन्यु की शादी सनम से करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे बुआ दादी की जगह कोई और आकर मेरी होने वाली बहू को नुकसान पहुंचा, और मैं नहीं चाहती कि वह लड़की मेरे अभिमन्यु की जिंदगी में अपना कब्जा जमा ले। मेरा बेटा मेरे खिलाफ हुआ था, क्या पता वह कल को हम सबके खिलाफ होकर उसे लड़की से शादी करके इस घर में ले आए। उससे पहले हमें सनम और अभिमन्यु की शादी करनी होगी। सब लोगों को वैष्णवी जी की बात सही लगती है, इसलिए सब तैयार हो जाते हैं अभिमन्यु और सनम की शादी की डेट निकलने के लिए। वहीं ऑन द अदर साइड सनम was fast asleep in her room when a black shadow enters her room and stands near her. होकर अपनी लाल आंखों से सनम को देखने लगता है। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वही सनम को नींद में भी अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हो रही थी। अचानक की सनम की नींद खुल जाती है और अपने सामने उसे काले साए को देखकर सनम के मुंह से डर की वजह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लाल आंखों से सनम को देखने लगता है। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वही सनम को नींद में भी अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हो रही थी। अचानक की सनम की नींद खुल जाती है और अपने सामने उसे काले साए को देखकर सनम के मुंह से डर की वजह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सनम को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गले से उसकी आवाज छीन ली हो, लेकिन सनम की आंखें उन लाल आंखों से टकरा रही थी। उसी के साथ सनम जोर से चीखने लगती है और पूरी फैमिली जब सनम के कमरे में पहुंचती है तो वहां कोई नहीं था और लाइट चली हुई थी। बहुत मुश्किल से समीर सनम को शांत करता है, लेकिन बालकनी में पर्दे के पीछे खड़ा साया शैतानी मुस्कुराहट के साथ सनम को देख रहा था। सनम अभी भी समीर के सीने से लगी हुई उसे जगह को देख रही थी जहां थोड़ी देर पहले उसने वह साया देखा था, और उसकी वह लाल आंखें सनम के होश उड़ चुके थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ क्या होने लगा। अभी तो बुआ दादी का चैप्टर खत्म हुआ था, अभी तो उसने सुकून की सांस भी नहीं ली थी कि अनजान शख्स कौन है उसकी जिंदगी में जो उसे इस तरीके से डरा रहा है। किसी से ना डरने वाली सनम आज और लाल आंखों से डर गई थी। समीर महिमा की तरफ देखकर कहता है, तुम सबको लेकर जाओ, मैं आज सनम के पास ही सो जाता हूँ। अर्जुन और अक्षत भी वहीं सो गए और बाकी सब अपने अपने कमरे में चले गए। सनम को नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आंखें बंद करेगी और वह इंसान फिर से उसके सामने आ जाएगा, इसीलिए डर की वजह से उसका शरीर हल्के हल्के कांप रहा था।
अगली सुबह मल्होत्रा मेंशन में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सनम आज पता नहीं किन ख्यालों में खोई थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि सब लोग उसे इस तरह देखकर परेशान हो रहे हैं। हर्षवर्धन जी सनम के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, क्या हुआ गुड़िया, इतना परेशान क्यों हो रही है। वहीं हर्षवर्धन जी के इस तरह हाथ रखने से सनम डरकर कुर्सी पर से खड़ी हो जाती है। सनम को इस तरह देखकर उसके तीनों भाई हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सनम को ऐसा क्या हो गया जो वह सिर्फ एक स्पर्श से इस तरह डर गई थी। सनम बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल जाती है। पूरा परिवार उसके लिए परेशान था। वही सनम जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकलती है, दो जोड़ी लाल आंखें उसे गुस्से और नफरत से देख रही थी। उन आंखों में सनम के लिए बेइंतहा नफरत थी, इतनी नफरत कि शायद ही इस दुनिया में कोई किसी से इतनी नफरत करता होगा। वही वह इंसान भी वहां से चला जाता है। सनम अपने ऑफिस पहुंचती है तो आज पहले से ही अभिमन्यु वहां मौजूद था, लेकिन सनम को खुद में खोया देखा और इस तरह रिएक्ट करता देख अभिमन्यु को कुछ समझ ही नहीं आता। अभिमन्यु अपने सामने बैठी सनम को देख रहा था, जिसने अभी तक उसे देखा ही नहीं था। वह उसके सामने बैठा था, फिर भी वह पता नहीं किन ख्यालों में खोई थी। अचानक से अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर सनम डर कर अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है। सनम का ऐसा रिएक्शन देखकर अभिमन्यु की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि जिस सनम को वह जानता था वह तो किसी से नहीं डरती थी। आज सिर्फ एक तेज आवाज़ से उसकी यह हालत हो गई थी। सनम जैसे ही अपने सामने बैठे अभिमन्यु को देखते हैं, वह गहरी सांस लेकर रहती है। अभिमन्यु प्लीज़, अभी मैं इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाऊंगी, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तो हम प्लीज़ कल इसके बारे में बात करते हैं और प्लीज़ आप नाराज मत होना। अभिमन्यु अपनी चेयर से उठकर खड़ा होता है और सनम का हाथ पकड़ उसे उठाकर सोफे पर बिठा देता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, मुझे तो बता सकती हो ना क्या बात है, क्योंकि तुम बहुत परेशान लग रही हो, कोई लग रही हो, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में ये डर अच्छा नहीं लग रहा। सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, मैं नहीं जानती मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। कल रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में था और मैंने उसे इंसान की आंखों देखी थी। अभिमन्यु, उसकी आंखों में मेरे लिए बेइंतहा नफरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इंसान मुझे जान से मार डालेगा। उसकी आंखों की नफरत मेरे दिल में एक डर का एहसास कर गई है। मैं अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहती अभिमन्यु, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ वह इंसान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो इंसान मुझसे इतनी नफरत करता है वह मुझे या तो पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा या मुझे पूरी तरीके से इस दुनिया से आज़ाद कर देगा। सनम की बात सुन अभिमन्यु हैरान रह जाता है। कल रात उसने सनम का लाइव नहीं देखा था, क्योंकि वह तो बुआ दादी को सजा देने में बिजी था, और फिर जब वह घर पहुंचा तो उसके माँ और दादी माँ ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, इसलिए वह कल सनम को नहीं देख पाया। अभिमन्यु सनम के सर पर हाथ रखकर कहता है, तुम जाकर मुंह धुल कर आओ, फिर बात करते हैं। सनम उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अभिमन्यु तुरंत ही अपना लैपटॉप ऑन करके सनम के कमरे की फुटेज चेक करने लगता है। अभिमन्यु जैसे जैसे सनम के कमरे की फोटोज देख रहा था, वैसे वैसे अभिमन्यु की आंखों में गुस्से की लकीरें आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान कौन है और क्यों सनम से इतनी नफरत करता है कि उसके कमरे तक में पहुंच गया, उसे इस तरह डरा रहा है। अभिमन्यु ने सोच लिया था अब वह जल्द से जल्द सनम से शादी करके उसे अपने साथ ले जाएगा, इसीलिए उसने तुरंत ही अपने दादाजी को फोन करके बता दिया कि जितना जल्दी हो सके शादी की बात करें मल्होत्रा परिवार से। लेकिन अभिमन्यु ने यह नहीं बताया कि किस वजह से। अभिमन्यु दादाजी से बोला, मैं चाहता हूँ शादी 1 हफ्ते के अंदर हो जाए, इसलिए 1 हफ्ते के अंदर का ही कोई मुहूर्त निकालिएगा। सनम जैसी वॉशरूम से बाहर आती है, अभिमन्यु की शादी की बात सुनकर उसके कदम वहीं पर ठहर जाते हैं और वह अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, आप शादी कर रहे हैं। अभिमन्यु सनम के पास जा उसकी कमर में अपना हाथ डाल उसे खुद से चिपक कर कहता है, तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब तो हमारे दिल के साथ साथ हमारी आत्माएं भी जुड़ चुकी हैं। तकलीफ तुम्हें होगी तो दर्द मुझे भी होगा, अगर जान तुम्हारी खतरे में पड़ेगी तो जान मेरी भी जाएगी, इसलिए अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे का जीवन साथी बन जाना चाहिए। सनम अभिमन्यु से बात करके अपने दर्द को पूरी तरीके से भूल चुकी थी, या अभिमन्यु ने उसे इस तरह से बात करके उसे उसके दर्द को भूलने पर मजबूर कर दिया था। सनम शर्म की वजह से अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। वही अभिमन्यु एक तक सनम के चेहरे को देख रहा था और अपने मन में कहता है, मैं तुम पर इस दर्द को कभी भी नहीं होने दूंगा और वह जो कोई भी है मेरे हाथों से बच नहीं सकता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। वही सनम अपनी नजरें उठाकर अभिमन्यु को देखते हैं तो अभिमन्यु अपनी शिद्दत और मोहब्बत भरी नजरों से सनम को देख रहा था। सनम अभिमन्यु के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है तो अभिमन्यु कहता है, शर्मा भी मुझे रही हो और छुट्टी मुझ में ही रही हो, ये कैसी बात है।
अभिमन्यु के मन में क्या चल रहा था ये तो सनम नहीं जानती थी, लेकिन अभिमन्यु के साथ से सनम को नॉर्मल जरूर कर दिया था। अभिमन्यु और सनम फिर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में दादाजी का कॉल आता है और वह बता देते हैं कि शादी की तारीख आज से ठीक 5 दिन बाद की निकली है और एंगेजमेंट कल की। सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन शायद समीर को आने वाले खतरे का अंदेशा हो चुका था, इसीलिए वह अपने परिवार वालों को समझ लेता है। कल सगाई और 2 दिन बाद शादी के लिए सब लोग तैयारी में लग चुके थे। महिमा शादी में ज्यादा हिस्सेदारी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। वहीं दूसरी तरफ सनम के लिए शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। जब तारा ने फोन करके सनम से कहा था तो सनम ने कह दिया था वह दोनों जो भी खरीद कर लेंगे वह वही पहन लगी, इसलिए वह दोनों ही उसकी शॉपिंग करने चले गई थी। शादी की तैयारियां जोर जोर से चल रही थी। वैष्णवी जी और दादी माँ बहुत खुश हुई। वैष्णवी जी को ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पसंद की बहू लेकर आ रही है और उनके बेटे ने उनके सामने हार मान ली है, लेकिन वह अनजान थी इस बात से कि उनकी पसंद और उनके बेटे की पसंद एक ही तो थी, वरना अभिमन्यु कभी भी किसी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे उसे अपनी माँ के खिलाफ क्यों न जाना पड़ता। महिमा शादी में ज्यादा हिस्सेदारी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। वहीं दूसरी तरफ सनम के लिए शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। जब तारा ने फोन करके सनम से कहा था तो सनम ने कह दिया था वह दोनों जो भी खरीद कर लेंगे वह वही पहन लगी, इसलिए वह दोनों ही उसकी शॉपिंग करने चले गई थी। शादी की तैयारियां जोर जोर से चल रही थी। वैष्णवी जी और दादी माँ बहुत खुश हुई। वैष्णवी जी को ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पसंद की बहू लेकर आ रही है और उनके बेटे ने उनके सामने हार मान ली है, लेकिन वह अनजान थी इस बात से कि उनकी पसंद और उनके बेटे की पसंद एक ही तो थी, वरना अभिमन्यु कभी भी किसी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे उसे अपनी माँ के खिलाफ क्यों न जाना पड़ता। मल्होत्रा मेंशन और राजावत मेंशन में शादी की तैयारी चल रही थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। वहीं दूसरी तरफ एक जंगल के इलाके में एक आदमी अपने सामने खड़े दूसरे आदमी की बात सुनकर कहता है वह किसी और की नहीं हो सकती, उसे हर हाल में और हर कीमत पर मेरा बना होगा, वरना मैं सब कुछ पर बात कर दूंगा और उसे किसी का नहीं होने दूंगा। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, इसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। बहुत खुशी से अपनी शादी की तैयारी कर रही है ना, इसकी शादी को मैं अगर मातम में ना बदला और अभिमन्यु राजावत की मौत में ना बदला तो मेरा भी नाम नहीं। सामने खड़ा आदमी अपने सामने खड़े आदमी की बात सुनकर डर से कांप रहा था क्योंकि वह जानता था यह आदमी कोई आम इंसान नहीं था, एक ऐसा साया था जो जिसकी जिंदगी में जाएगा उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। वह साया थोड़ी ही देर में वहां से तेजी से गायब हो जाता है। सामने खड़ा आदमी अभी भी डर की वजह से आप रहा था और आसमान की तरफ देखकर कहता है भगवान, उसे मासूम लड़की का क्या दोष था जो इस जल्लाद की नजर उसे पर पड़ गई। अभिमन्यु और सनम दोनों ही एक शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। दोनों ही आज अपनी शादी का लहंगा ले और कपड़े लेने आए थे। पूरा परिवार अपनी शॉपिंग कर चुका था, लेकिन लहंगा और अभिमन्यु के कपड़े उन दोनों की पसंद के होने वाले थे। अभिमन्यु ने एक बहुत ही यूनिक और खूबसूरत सा लहंगा पसंद किया था सनम के लिए। अभिमन्यु ने लहंगे से मिलते जुलता अपने लिए शेरवानी लिया था। सनम की नजरें तो लहंगे से हटी नहीं रही थी, वही एक साया हर पल अभिमन्यु और सनम के पीछे लगा हुआ था। सनम और अभिमन्यु की खुशी उसकी नफरत को बढ़ा रही थी, वही वह अपनी नफरत में पूरी तरीके से अंधा हो चुका था और सनम की जिंदगी को बर्बाद करने की अपने मन में प्रतिज्ञा कर चुका था। अभिमन्यु सनम अपने लहंगे का और कपड़ों का ऑर्डर देकर वापस अपने घर आ जाते हैं क्योंकि शाम को एंगेजमेंट थी, इसीलिए सब लोग अपने अपने कमरे में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। हल्के आसमानी रंग के लहंगे में सनम बहुत खूबसूरत लग रही थी। तारा सनम को छोड़ने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी। वही अक्षरा और महिमा की आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्होंने तो सनम के साथ ज्यादा वक्त बिताया ही नहीं था और अब वह विदा होकर दूसरे घर जा रही है। यही सब सोकर उन तीनों की आंखों में आंसू थे। वहीं गेट पर खड़े तीनों भाई और रागिनी जी खुद के आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि कल हल्दी के बाद परसों उनकी बेटी हमेशा के लिए उनके घर से विदा हो जाएगी। सनम एंगेजमेंट लुक। अक्षय, समीर और अर्जुन तीनों ही अपनी आंख में आए आंसुओं को अपनी आंखों में ही छुपाकर कमरे में आ जाते हैं और सनम की तरफ देखकर कहते हैं चलो सनम, एंगेजमेंट का वक्त हो गया। सनम अपने भाइयों की आंख में आई हुई नमी को बहुत अच्छे से पहचान लेती है और जल्दी से जाकर तीनों को एक साथ कर लेती है। वही तारा माहौल को सीरियस होता देख रहती है। विदाई परसों है तो जितने आंसू बहाने परसों बहना, आज तो एंगेजमेंट है तो खुशी खुशी एंगेजमेंट करो। तारा की बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं क्योंकि वह जानते थे वही दादाजी, दादी माँ, हर्षवर्धन जी, अनुज जी नीचे एंगेजमेंट की तैयारी देख रहे थे। राजावत फैमिली मल्होत्रा मेंशन आ चुकी थी, बस सनम के आने का इंतजार था। अभिमन्यु स्टेज पर बैठा सनम के आने का इंतजार कर रहा था। चारों तरफ रोशनी जगमगा रही थी। वहीं इससे अलग टेरेस पर खड़ा वह काला साया गौसे और नफरत से स्टेज पर खड़े अभिमन्यु को देख रहा था और कहता है बहुत जल्द तुम्हारी सारी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी क्योंकि शादी तो होगी सनम की, लेकिन तुमसे नहीं, मुझे, और उसके बाद सनम की जिंदगी को बर्बाद करना मेरा काम है।
तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है ये शादी सनम मल्होत्रा। मैं तुम्हें ना जीने वालों में छोड़ूंगा और ना ही मरने वालों में तुम्हारा वह हश्र करूंगा कि तुम अपने होने पर अफसोस करोगी, क्योंकि मेरा बदला लेने का स्टाइल जरा अलग है। मल्होत्रा खानदान की वजह से तुम्हारी बर्बादी होगी सनम मल्होत्रा, क्योंकि तुम्हारे तीनों भाइयों को खून के आंसू ना रुलाया तो मैं भी अपने आप की औलाद नहीं। जहां एक तरफ वह सया सनम की बर्बादी की शुरुआत करने के लिए बेताब था, वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु अपनी और सनम की सगाई के लिए हद से ज्यादा खुश। लेकिन वह इतना जानता था कि यह शादी इतनी आसानी से नहीं होगी। चारों तरफ सनम के लिए खतरा मौजूद है। कब कौन अपनों के बीच में दुश्मन निकले कहा नहीं जा सकता। सनम के तीनों भाई और तीनों भाभियां सनम को लेकर स्टेज की तरफ चले जाते हैं। वहीं सनम के रूप को देखकर अभिमन्यु तो पूरी तरीके से मदहोश हो चुका था, क्योंकि उसने पहले कभी भी सनम को ट्रेडिशनल ड्रेस में नहीं देखा था। लेकिन आज उसे हल्के आसमानी कलर के लहंगे में सनम स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। वहीं वैष्णवी की दादी माँ दादी जी सब लोग सनम को देखकर बहुत खुश थे। इतनी खूबसूरत लड़की उनके घर की बहू बनने वाली थी और उनके बेटे की पत्नी सनम की खूबसूरती को देखकर वैष्णवी जी खुद हैरान थी। लेकिन अब उन्हें अपने फैसले पर बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने अपने बेटे की शादी सनम से करने का फैसला लिया। सनम और अभिमन्यु स्टेज पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जहां सनम की नजरें शर्म की वजह से झुकी हुई थी, वहीं अभिमन्यु एक तक सनम को देख रहा था। वहीं वैष्णवी जी के मन में ये चल रहा था कि शायद अभिमन्यु को सनम से प्यार हो गया है, इसीलिए वह उसे लड़की को भूल गया जिससे अभिमन्यु शादी करने वाला था। पंडित जी सनम और अभिमन्यु की तरफ देखकर कहते हैं, सगाई का मुहूर्त हो गया है, जजमान एक दूसरे को अंगूठी पहनकर इस रस्म को पूरी कीजिए। वही पंडित जी के ये कहते ही अभिमन्यु अपना हाथ आगे बढ़ा सनम के हाथ को पकड़कर उसके उंगली में रिंग पहना देता है। वही सनम अभिमन्यु की तरफ देखती है तो अभिमन्यु अपना हाथ सनम की तरफ बढ़ा देता है तो सनम भी अभिमन्यु की उंगली में अंगूठी पहना देती है। वही टेरेस पर खड़ा वह साया गुस्से और नफरत से सनम और अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, मान लो जितनी खुशियां माननी है, सिर्फ कल का दिन है। तुम दोनों के पास परसों तांडव होगा, मौत का तांडव, और तुम्हारी मौत के बाद ये लड़की मेरी बनेगी और फिर इसे मैं बनाऊंगा सबकी नजरों में एक रखेल। उसके बाद होगी इसके खानदान की बेइज्जती। एंगेजमेंट की रस्म बहुत अच्छे से हो गई थी। सब लोग खाना पीना खाकर वापस चले गए थे, क्योंकि कल हल्दी मेहंदी का फंक्शन था और परसों शादी। जितने भी फंक्शन से सब कल ही थे, इसीलिए सब लोगों को जाकर उसे चीज की भी तैयारी करनी थी। लेकिन अक्षय ने सबकी तरफ ये सुझाव दिया था कि क्यों ना एक ही होटल में सारी रस्में साथ में कर ली जाए तो टाइम बच जाएगा। वैष्णवी जी को अक्षय का आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वह लोग अभिमन्यु के ही एक होटल में एक साड़ी अरेंजमेंट करने के लिए बोल देते हैं। पूरी राजावत फैमिली वापस राजावत मेंशन चली गई थी। वहीं मल्होत्रा फैमिली अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगी थी। वहीं बालकनी में खड़ी सनम काले घने आसमान को देख रही थी, जिसमें सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। सनम अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। भगवान जी, आपने मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां दी है। मैं अपनी असली जिंदगी को छोड़ इस नॉवेल में कैद हो गई। आकर यहाँ भी आपने मुझे इतना अच्छा परिवार, इतना प्यार करने वाले भाई और अब इतना प्यार करने वाले जीवन साथी दिया है। सनम अपने में ही सब कुछ सोच रही थी। वही सामने अंधेरे में खड़ा वह इंसान सनम को उससे और नफरत में देख रहा था। तभी वह इंसान सनम को देखते हुए कहता है, कल का दिन है, तुम्हारे पास रह लो अपने परिवार के साथ। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी जिंदगी में कौन सा तूफान बनकर आया हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।